हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज कंटिन्यू दूसरी क्लास भी ले रहा हूँ क्योंकि टाइम है तो वो ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो डिस्कस करते हैं आज दूसरी क्लास में। आज जो मिडवाइफरी की शायद चौथी क्लास होगी, तो आज डिस्कस करते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि पिछली वाली क्लास काफ़ी हो गई थी, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब को हम और किस नाम से जानते हैं? फैलोपियन ट्यूब को हम यूटेराइन ट्यूब के नाम से जानते हैं और साल्पिंग के नाम से जानते हैं। साल्पिंग भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं। यूटेराइन ट्यूब भी किसको बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें देयर आर ट्यूब लाइक इंजेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है, मतलब ये क्या है, एक ट्यूब लाइक संरचना होती है जो यूट्रस के दोनों ओर स्थित होती है। यूट्रस की साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है, यूट्रस के राइट साइड भी है। मतलब फैलोपियन ट्यूब दो ऑर्गन्स, मतलब पेयर ऑर्गन दो होती है फैलोपियन ट्यूब की, राइट साइड एक लेफ्ट साइड, पता है आपको? ओके, ठीक है। अगर इसकी लेंथ की बात करें, मतलब लंबाई की बात करें, तो अप्रॉक्स मतलब लगभग में होती है 9 से 11 सेंटीमीटर होती है। कोई पूछता है कि नहीं एक वर्ड में बताइए, तो 10 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब के अगर पार्ट की बात करें तो पहला पार्ट होता है इंटरस्टिशियल पार्ट, दूसरा होता है इस्थमस, तीसरा होता है एम्पुला, चौथा होता है इनफंडिबुलम। अगर इनकी रेंज की बात करें, लंबाई की बात करें, तो इंटरस्टिशियल जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, पहला पार्ट है, सुपर मतलब सुपर पे रहता है, ऊपर रहता है, उसकी लंबाई होती है 1.25 सेंटीमीटर। अगर व्यास की बात करें, डायमीटर की बात करें, तो 1 mm का होता है। इस्थमस की जो लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। अगर डायमीटर की बात करेंगे तो 2 mm होता है। एम्पुला की बात करेंगे लंबाई की तो 5 सेंटीमीटर होती है। अगर डायमीटर की बात करेंगे 8 से 10 mm का डायमीटर होता है। इनफंडिबुलम की अगर बात करें लेंथ की तो 1.25 सेंटीमीटर होती है, और अगर डायमीटर की बात करेंगे तो 2 mm होता है। फैलोपियन ट्यूब है टू ओपनिंग। फैलोपियन ट्यूब में 2 ओपनिंग होती है, एक होती है आपकी यूटेराइन ओपनिंग, एक होती है आपकी एब्डोमिनल ओपनिंग। यूटेराइन ओपनिंग जो होती है नियर द फंडस, फंडस के पास में ओपनिंग होती है जो स्पर्म को एंट्री कराने के लिए रहती है। यूटेराइन ओपनिंग, उसको यूटेराइन ओपनिंग जो होती है नियर द फंडस, फंडस के पास में होती है जो स्पर्म को एंटर आगे ले जाएगी। एक होती है एब्डोमिनल ओपनिंग बिटवीन द फेमरिया एंड ओवरी, ओवरी एंड फेमरिया के बीच में। फेमरिया मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगी, उसको फेमरिया बोलती है। ओवरी से जो भी ओवम निकलेगा उसको कैच करके तुरंत कहाँ भेजेगी? एम्पुला में भेजेगी। दो ओपनिंग है, एब्डोमिनल ओपनिंग एंड यूटेराइन ओपनिंग। यूटेराइन ओपनिंग नियर द फंडस, फंडस के पास में होती है, जो स्पर्म एंट्री साइड है, जो जिससे स्पर्म जाता है। ठीक है, बीच में अगर बात करते हैं किस किस के बीच में, तो इंटरस्टिशियल स्पेस और कैविटी के बीच में है। एब्डोमिनल ओपनिंग किसके बीच में है? ओवरियन फेमरिया एंड ओवरी के बीच में, जो ओवम एंट्री साइड है जहाँ से ओवम जाता है। यूटेराइन ओपनिंग से स्पर्म आएगा, एब्डोमिनल ओपनिंग से ओवम जाएगा, मिलेंगे कहाँ? एम्पुला में। अब बात करते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वो फैलोपियन ट्यूब का सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे नैरो पार्ट होता है, जिसकी लंबाई 1.25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना। उसके बाद में आपका इस्थमस, इस्थमस जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब का सबसे बीच मतलब बीच का पार्ट होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्यूबेक्टोमी की जाती है। ट्यूबेक्टोमी मतलब नसबंदी। नसबंदी करने का सबसे बेस्ट तरीका फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं। फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट को करते हैं, तो आज आपको पता लग गया होगा। इस्थमस पार्ट को कट करते हैं और बांध देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, मतलब फेलियर रेट कितना है? 30%। जहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी चांस रहते हैं। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन साइड ऑफ द ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी मतलब टोमी लग गया, मतलब कट करना, किसको? ट्यूब को कट कर देना। कौन सी ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है ना। तो उसके बाद में एम्पुला, एम्पुला जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है कौन? एम्पुला। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, सबसे चौड़ा पार्ट है एम्पुला, किसका? फैलोपियन ट्यूब का। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ द फर्टिलाइजेशन, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन, सबसे ज़्यादा निषेचन कहाँ पे होता है? ओवम और स्पर्म का। कहाँ पे? एम्पुला में। 55%। ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ द ट्यूबल अबॉर्शन, ट्यूबल अबॉर्शन मतलब ट्यूब से अगर कोई भी अबॉर्शन कराना है तो वो कहाँ, कौन सा साइड है? एम्पुला। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी मोस्ट कॉमन साइड है किसकी? एम्पुला। ठीक है ना। लास्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, सबसे मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बारे में लिखना है कि ये फैलोपियन ट्यूब का सबसे लास्ट भाग होता है, जिसकी लंबाई 1.25 सेंटीमीटर होती है, डायमीटर 2 mm होता है। डेट इज क्लियर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की लेयर कितनी होती है, लेयर, स्तर।
फैलोपियन ट्यूब की 3 लेयर होती हैं। नंबर 1 आउटर लेयर जो फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है, आउटर लेयर, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मिडिल लेयर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स फाइबर से मिलकर बनी होती है, जो स्पर्म को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करवाती है। मिडिल लेयर है फैलोपियन ट्यूब की, वो लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स फाइबर से मिलकर बनी होती है, जो स्पर्म को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करवाती है। किसके अंदर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या करा रही है? ये स्पर्म जा रहा है, हाँ, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। इसमें दो प्रकार, सॉरी हाँ, फिर इनर सेल्स, मतलब इनर लेयर किसकी? फैलोपियन ट्यूब की इनर लेयर होती है, उसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं। इसका ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। इनर सेल, इनर लेयर जो है फैलोपियन ट्यूब की, उसमें 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। नंबर 1 सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स और दूसरी होती है नॉन सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। सिलियाटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स मतलब वैसी सेल्स जिन पर क्या सीलिया पाए जा रहे हैं, जिन पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जा रहे हैं, उनको सिलियाटेड बोलते हैं। अब कोई माँ कैसी है? नशीली है, कोई माँ नशीली है, कोई माँ धूमपान करती है, कोई माँ दारू पीती है, तो क्या होगा? दारू पीगी, धूमपान करेगी तो CO2 कैसे आएगी? CO2 ज़्यादा जाएगी तो सीलिया डैमेज हो जाएंगे, सीलिया डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा? स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर स्पर्म पहुँच भी गया, अपनी ऐसी तैसी करा के पहुँच भी गया वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? वहाँ से जब जायगोट बन जाएगा तो वो नहीं आ पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि माँ जब प्रेग्नेंट हो गया उसको, लड़की को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर करती है तो डिलीवरी टाइम बच्चे को और उसको भी दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था, जो सिलियाटेड कॉलमनर एपिथेलियल जो सेल है उसमें सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जो किसी भी स्पर्म को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं। अगर सीलिया नहीं होंगे तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगी नहीं, तो मतलब इनफर्टिलिटी के चांसेस बनते हैं। जो माँ नशीली है, छल्ले बनाती है सुट्टे मार मार के, ठीक है ना, उसमें क्या हो जाता है? सीलिया डैमेज हो जाएंगे। सीलिया डैमेज हो जाएंगे तो बोलते हैं कि साल्पिंग ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकती है। साल्पिंग ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगी तो उसका मैनेजमेंट वही है, डॉट थेरेपी, ठीक है ना। तो माँ को ये बोला जाता है लड़कियों को स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग इसलिए ना करें क्योंकि उसके आपके अंदर जो सिलियाटेड एपिथेलियल सेल्स हैं और उस पर जो सीलिया पाए जा रहे हैं वो कैसे हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दूसरी किस तरीके की सेल्स पाई जाती है? नॉन सिलियाटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है, मतलब जिन पे सीलिया पाए जा रहे हैं सिलियाटेड एपिथेलियल सेल्स, जिन पर सीलिया नहीं पाए जा रहे हैं नॉन सिलियाटेड एपिथेलियल सेल्स। नॉन सिलियाटेड एपिथेलियल सेल्स को हम पैक सेल के नाम से जानते हैं। पैक, ये वाला पैक नहीं, अलग है ये। पैक सेल्स क्या होता है? एक फ्लूइड बनाती है, कौन सा? ट्यूबुलर फ्लूइड बोलते हैं, जो जाइगोट एम्पुला में रहता है 3-4 दिन। 3-4 दिन तक जो जाइगोट बन जाता है, ओवम और फर्टिलाइज ओवम और स्पर्म के फ्यूजन से एक जाइगोट बनता है, जो 3 से 4 दिन तक एम्पुला में रहता है। तो एम्पुला में रहेगा तो उसको खाने की ज़रूरत है, भूख तो लगेगी ना। तो सबसे पहले जो पैक सेल्स होती हैं वो एक ट्यूबल फ्लूइड का सीक्रेशन करती हैं, जो जाइगोट के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। तो मतलब पैक सेल्स जो होती है वो ड्यूरिंग एम्पुलाई पीरियड या 3 से 4 दिन तक जो जाइगोट एम्पुला में रहता है, तो वहाँ पर जाइगोट को न्यूट्रिशन कौन देता है? पैक सेल देता है। पैक सेल्स नॉन सिलियाटेड एपिथेलियल सेल्स है, जिसमें सीलिया नहीं पाए जाएंगे। अब क्या होगा? 3 से 4 दिन वहाँ रहा, फिर 8 से 9वें दिन पे क्या हो रहा है? धीरे धीरे ये बढ़ना स्टार्ट करेगा किधर? एंडोमेट्रियम की तरफ इम्प्लांट होने के लिए। तो इम्प्लांट होने के लिए जाएगा तो सबसे जरूरी क्या काम आएगा? सिलियाटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, जिस पे सीलिया पाए जाएंगे, वही तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करवाएंगे। अगर सीलिया नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी वहीं रुक जाएगी, एम्पुला में रुक जाएगी। उसी को तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। समझ में आया? सीलिया अगर नहीं होंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। अंडा जो भी बना हुआ है आपका, मीन्स जाइगोट जो भी बना हुआ है वो आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा सर? अंडा वहीं रुक जाएगा। इधर एंडोमेट्रियम में लोग बैठे बैठे वेट करेंगे कि मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। कर्ण अर्जुन कहाँ से आएंगे? वो तो सीलिया ही नहीं पाए जा रहे हैं। मम्मी ने पहले ही स्मोकिंग करके सीलिया ख़त्म कर दिया, तो कर्ण अर्जुन नहीं आएंगे। बैठे बैठे वेट करते रहेंगे। ओवम जाइगोट वहीं पे डेवलप हो जाएगा, वहीं पे प्लांट हो जाएगा, वहीं पे डेवलप करेगा तो क्या दर्द होगा बाद में, फिर अबॉर्शन के द्वारा या फिर
खत्म कर दी जाएगी प्रेगनेंसी, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि नॉर्मल इम्प्लांटेशन ना होना, मतलब एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट ना हो कि कहीं भी फैलोपियन ट्यूब में, एम्ब्रियो में, इंटरस्टिशियल स्पेस में कहीं भी इम्प्लांट हो जाने को ही हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है सर, सीरिया डैमेज हो जाते हैं। अगर सीरिया डैमेज हो जाएंगे तो ओवम जो जाइगोट है वो आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, वहीं हो जाएगा, क्योंकि आगे बढ़ाने वाली सीरिया तो है ही नहीं, क्योंकि स्मोकिंग करके हमने ख़त्म कर दिए, धूमपान करके हमने ख़त्म कर दिए, तो सीरिया नहीं होंगी तो क्या होगा, वहीं डेवलप हो जाएगा। वहीं डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं दारू नशा से दूर रह लड़कियाँ, ठीक है ना। इतना समझ में आ चुका है फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद में आता है साल्पिंगोटॉमी, मीन्स रिमूवल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अगर फैलोपियन ट्यूब, अगर हमने किसी की फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया या कि इसी को हमने ट्यूबेक्टोमी कर दिया, ठीक है, तो क्या लेडीज प्रेग्नेंट हो सकती है? नहीं हो सकती है, लेकिन पीरियड्स आएंगे। पीरियड तो आएंगे लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होंगे, क्योंकि पीरियड क्यों आते हैं, ओवम से रिलीज होता है ना अंडा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स ओवरी से रिलीज होता है, तो ओवरी तो सुरक्षित है, तो मैचुरेशन पीरियड्स तो आएंगे लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होंगी, ठीक है। साल्पिंजाइटिस, साल्पिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। साल्पिंग आपको पता है फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं। आईटीएस लग गया, इन्फ्लामेशन हो गया, किस में हो गया, फैलोपियन ट्यूब में हो गया, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। रोबिन टेस्ट होता है, रोबिन टेस्ट किसके लिए करते हैं सर, साल्पिंग मतलब ट्यूबेक्टो सॉरी फैलोपियन ट्यूब ठीक से है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम रोबिन टेस्ट करते हैं। रोबिन टेस्ट में हम क्या करते हैं, CO2 गैस होती है, उसको एक ट्यूब होती है, उसको सर्विक्स के अंदर हम जेली लगा के इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद फिर हम CO2 गैस छोड़ते हैं, उसमें CO2 गैस दोनों फैलोपियन ट्यूब में इधर उधर दोनों यूट्राइन कैविटी से होती हुई निकल जाती है। फिर हम उसका मल्टीपल एक्सरे करते हैं। मल्टीपल एक्सरे करके हमको दिखता है, अगर हम रिपोर्ट देखते हैं, अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, डेट इज फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल क्लियर है, नॉर्मल है, कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है। अगर फैलोपियन ट्यूब में थोड़ा भी फ्लूइड है तो वो आपको वाइट वाइट दिखेगा, तो मतलब दिक्कत है। मीन्स आपने देखा होगा निमोनिया वाला, अगर निमोनिया किसी को होता है तो उसका आपने एक्सरे देखा होगा तो लंग्स पे देखा होगा पूरा वाइट वाइट दिखेगा, क्योंकि उसमें फ्लूइड है। अगर फ्लूइड नहीं होगा तो ब्लैक दिखेगा, ठीक है। तो मीन्स रूबिन टेस्ट करते हैं किसके लिए, फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है या नहीं है, उसके लिए करते हैं, ठीक है। आगे फिर देख लीजिए, इसको रिवाइज कर देते हैं। काफ़ी फास्ट पढ़ाया हूँ आई नो, लेकिन थोड़ा देख लीजिए। फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब या साल्पिंग एक ही नाम है। एक फैलोपियन ट्यूब एक ट्यूब लाइक संरचना होती है जो यूट्रस के दोनों ओर विकसित होती है, दोनों ओर पाई जाती है। लेंथ की बात करें तो 9 से 11 सेंटीमीटर, 1 वर्ड में बात करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। सबसे एम्पुला के बारे में बता दूँ, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, चौड़ाई वाला पार्ट है, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन यही होता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव प्रेगनेंसी यही होती है और सबसे ज़्यादा ट्यूबल अबॉर्शन भी यहीं से कराए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने पढ़ा, फिर मैंने बताया कि इन लेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब 3 प्रकार की लेयर, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर फाइबर टिश्यू से मिलकर बनी है, मिडिल लेयर लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स फाइबर से बनी है, और तीसरी लेयर इनर लेयर 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं इसमें, सिलेटेड एपिथेलियम सेल्स और नॉन सिलेटेड एपिथेलियम सेल्स। सिलेटेड मतलब जिसके सीलिया पाए जाएंगे, जो स्पर्म को आगे बढ़ाने, पेरिस्टाइल्स मूवमेंट कराने में हेल्प करेगा। नॉन सिलेटेड क्या रहेगा, पैक सेल्स होती हैं जो ओवम और ओवम और स्पर्म के फ्यूजन से जो जाइगोट बनाया उसको 3 से 4 दिन तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, काम करवाएगा। नॉन सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स होती हैं, पैक सेल्स कहते हैं, वो आपको बच्चे जो जाइगोट बना हुआ उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही फैलोपियन ट्यूब के बारे में, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू इतना समय देने के लिए, सुनने के लिए, थैंक यू।